भीड़ है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भीड़ है, ये देखने आ रहे हैं कि क्या स्थिति है। हालांकि सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम है, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बावजूद लोगों की यहाँ भीड़ है और जो लोग हैं वो ये उत्सुक है ये जानने को कि क्या है। ये जाहिर तौर पे यहीं से जो है साउंड स्पीकर से अनाउंस होगा कि किसको कितना वोट मिला, तो लोगों की भीड़ जुट रही है इस इलाके में। रीमा, आज पार्लियामेंट भी है और माना जा रहा है कि अब आज आखिरी दिन है, चूंकि 23 तारीख है और आज चूंकि 2 राज्यों के परिणाम आने वाले हैं, तो एक तरफ क्या है प्रायोरिटी, कई बिल हैं जो अटके हुए हैं, और दूसरी तरफ 2 राज्यों के परिणाम आएंगे, ये प्रभावित करेंगे आने वाले वक्त में भी, और आज से शुरू हो जाएगा। तो क्या है बीजेपी के हेडक्वार्टर में आप चूंकि खड़े हुए हो, तो इनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? जश्न मनाना, मैसेज देना, या उस बिल और डेवलपमेंट के बाद जिसके लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी परेशान हैं? देखिए, 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, जो इस सत्र की आखिरी बैठक होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज सारे सांसदों को मिशन दिल्ली की तरफ जुटने का इशारा किया जाएगा और अपने अपने काम सौंपे जाएंगे कि कैसे अब वो दिल्ली के लिए काम करना शुरू कर दे, रैलीज करे, जगह जगह लोगों से मिले। और ये सिर्फ दिल्ली के सांसदों को नहीं कहा जाएगा, बल्कि देश भर में बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उन सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर 9:30 बजे जब ये बैठक शुरू होगी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग में, तब तक नतीजे काफी हद तक रुझान आ चुके होंगे, नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जश्न, अगर बीजेपी सत्ता में झारखंड में आती है और जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में अच्छा ग्राफ आगे बढ़ता है, तो जश्न का माहौल होगा। और उसी से उत्साहित होकर जो तमाम नेता रहेंगे, चाहे वो अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो और खुद नरेंद्र मोदी हो, उनके भाषण की जो हम कहेंगे कि बातचीत रहेगी वो भी वैसी ही रहेगी। लेकिन जहां तक संसद का सवाल है, तो राज्यसभा में तो ये पूरी तरह तय हो चुका है कि राज्यसभा आज भी नहीं चलेगी, सुबह से ही हंगामा शुरू होगा। लेकिन लोकसभा में कुछ जो आज अंतिम दौर के जो बिल है जो कल रह गए थे, उनको पास कराने की सरकार की कोशिश रहेगी। सरकार मान रही है कि बिल ना रहे तो अध्यादेश की दिशा में बढ़ जाएंगे। आधे घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन एक बात का इंतजार हर किसी को है, खासतौर से जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि जम्मू में अगर पीडीपी नहीं आ पाती है या एक भी सीट नहीं ले पाती और दूसरी तरफ श्रीनगर में वो सारी सीटें ले जाती हैं, तो ये एक नया मैसेज होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी अगर जम्मू के भीतर कहीं ज़्यादा तरीके से सीटों पर कब्जा कर पाती है और श्रीनगर में उसकी स्थिति नाजुक रहती है, तो ये मैसेज है शायद कि 2 हिस्सों में क्या जम्मू कश्मीर अभी भी बटा हुआ है और कोई सरकार ऐसी आ नहीं पा रही है। अश्वनी, ये सवाल वाकई लोगों के जहन में बड़ा होते चला जा रहा है कि जम्मू और श्रीनगर बिल्कुल 2 अलग मिजाज, 2 अलग तरीके से वोटिंग पैटर्न, और एग्जिट पोल में तो कम से कम ये नजर आया। अब इंतजार है कि क्या असल में परिणाम सामने आते हैं, लेकिन ये मैसेज क्या है? अशरफ, अगर हम आपसे ये जवाब पूछें कि ये मैसेज क्या है, अगर श्रीनगर में पीडीपी है, जम्मू में बीजेपी है, पीडीपी जम्मू में नहीं है, श्रीनगर में बीजेपी नहीं है और एक सरकार बन रही है, ये मैसेज क्या है? कहीं ना कहीं साफ है प्रसून जी, बिल्कुल काफी दिलचस्प बात यह है। अगर आप खासतौर से प्रधानमंत्री की रैलियों को भी देखें, उन्होंने कश्मीर में भी रैलियां की, जम्मू में भी रैलियां की। जम्मू में उनके मुद्दे अलग थे, या उनकी भाषा की या उनके भाषणों की एक परिभाषा थी, और कश्मीर में वो दूसरी हो जाती थी। ये राजनीति आज से नहीं पहले से थी। लेकिन मात्र एक बात यहाँ पर जरूरी कहनी होगी कि अगर कोई पार्टी न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख को भी एकजुट करने में अभी तक फिलहाल इतिहास में सफल दिखी थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र ऐसी पार्टी उभरी थी जम्मू कश्मीर में, जिसकी पेट जम्मू में भी थी, कश्मीर में भी थी और लद्दाख में भी थी। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे होती रही, उनकी जो लोकप्रियता है कम होती रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहले जो जमीन खोई वो जम्मू में खोई। और जम्मू में जिस अंदाज से पिछले कई सालों के दौरान पूरे देश में हालात हुए, और उससे कहीं ना कहीं पोलराइजेशन जो है उसका लाभ जो है बीजेपी को ज्यादा मिलता रहा जम्मू के इलाकों में, और उसी को जो है उसकी लोकप्रियता जिस अंदाज से अनुमान लगाई जाती कम होती रही पोलराइजेशन के चलते ही कश्मीर में। तो जाहिर है कि ये जो बात आप जो कह रहे हो, क्योंकि हम कश्मीर का इतिहास जब टटोलते हैं तो पहले सीएम चाहे गुलाम मोहम्मद सदिक साहब हों, फिर इन सबसे आगे बढ़ते चले जाइए और शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक, एक्चुअली ये पिछले 30 बरस की स्थिति है जब आतंकवाद दस्तक देता है, 89 खासतौर से, और 87 के चुनाव के बाद का ये एक टर्न आता है। लेकिन इन सब के बीच हम एक तस्वीर आपको दिखाएं। ये तस्वीर दरअसल है मिठाइयों की, लेकिन राजनीतिक मिठाइयों की है ये तस्वीर। और ये जो है लगातार लड्डुओं का जो बनना है, इसको पॉलिटिकल लड्डू कहते हैं।
इसलिए कहते हैं क्योंकि चुनावी जीत हार के साथ इस लड्डू को उस पार्टी का हो जाना है, और इसका ऑर्डर जिस रूप में तैयार किया जा रहा है ये दुकानों में, भरोसा है कि जितने भी उम्मीदवार जीतेंगे वो लड्डू यहाँ से ले जाएंगे। और इसकी एक खास व्यवस्था रांची के दुकानों में की जा रही है जो हम आपको दिखला रहे हैं। अब वहाँ पर कौन पार्टी जीतती है, किस पार्टी के उम्मीदवार को हिस्से के लड्डू ये बनते हैं और फिर उसके कार्यकर्ताओं और उसके चाहने वालों में ये बटेंगे, ये इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है। और बीजेपी क्या सोच रही है, हम जरा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जरा सुनिए। संबित पात्रा जी, रचने का जिक्र हो रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या ये वाकई एक इतिहास रचने के पायदान पे अशरफ खड़ा हुआ है, बीजेपी खड़ी है वहां पर? प्रसून जी, अगर मैं आपको जमीनी हालत बताऊं, जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी आशाएं पाल रही है, शायद उतना मुमकिन ना हो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों से आप बात करें, और हम भी पूरे जम्मू कश्मीर में घूमे, पुंछ, राजौरी, कई जगह के इलाके, लेकिन जो वेव लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में थी वो शायद इन विधानसभा चुनावों में नहीं है। और दूसरी तरफ से दोनों, क्योंकि काफी समझदार अब मतदाता देश भर के हो गए हैं, दोनों चुनावों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जहां एक तरफ से लोकसभा चुनाव को उसी अंदाज से देखा जाता है कि केंद्र में सरकार बननी है, और विधानसभा चुनावों को उसी नजरिए से देखा जाता है कि राज्य सरकार बननी है। और जम्मू कश्मीर के वोटर और भी चतुर हैं। यहां पर आंकलन, क्योंकि एग्जिट पोल्स पिछले 30 साल में कभी हुए नहीं कश्मीर में, जितने भी 2-3 चुनाव हुए, जो पहला ही एग्जिट पोल अब की बार हुआ है, काफी सारे लोगों की, खासतौर से अगर राजनीतिक दलों की बात करें, बिल्कुल कोई पार्टी जो है अशरफ, अब तो देखिए को मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब तो थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी रिपोर्टिंग का भी ऐसे टेस्ट कर लिया जाए, बीजेपी कहां पर रहेगी? दूसरे नंबर की लड़ाई होगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी या बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी? इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच की सीट कमोवेश एक जैसे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है जमीनी हालात को लेकर। और कई लोगों से बात कर खास तौर से जिस अंदाज से पिछले कुछ ही दिनों के दौरान, खास तौर से लोकसभा चुनावों से लेकर जो समय बाढ़ बीच में आया और उसके बाद फिर नहीं ठीक है, मतलब आप बड़ा साफ जवाब दीजिए, आप उतना लबो लबाब में मत आइए। पीडीपी की अगर सरकार बनेगी तो समर्थन किसका लेगी वो? ज्यादा तो जो यहां पर स्थिति बन रही है, पीडीपी की पहली प्राथमिकता कांग्रेस होगी। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन पहले रहा है और कांग्रेस ही उन्हें बीजेपी से प्यारी दिखेगी। तो दिल्ली के बगैर जम्मू कश्मीर की सरकार तो कभी इससे पहले चल नहीं पाई है, ये मुश्किल रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है। और पहले ही इन दोनों पार्टियों ने, खासतौर से पीडीपी ने, क्योंकि अगर वो ऐसे दिख रहा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं, आप इस बात पे ठीक कह रहे हैं। रीमा, एक सवाल अब यहाँ आ रहा है कि संबित पात्रा कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास रचने जा रही है, हमारे रिपोर्टर अशरफ वानी कह रहे हैं कि पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जो स्थिति बनेगी नहीं। तो दिल्ली से जो श्रीनगर या कश्मीर को देखा जा रहा है और कश्मीर से जो दिल्ली को देखा जा रहा है, दोनों में अगर अंतर है तो क्या इस चीज को पार्टी समझ रही है? बिल्कुल, देखिए पार्टी समझ भी रही है। और भले ही नरेंद्र मोदी ने 10 रैलियां की हो, दिवाली पर वो उन्होंने लोगों के दुखों पर मरहम रखा हो, जो बाढ़ पीड़ित थे सबसे पहले वहां पहुंचे हो, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के सभी नेता ये जरूर मान रहे हैं कि जम्मू रीजन पार्टी के हाथ में आ सकता है, वहां पर पार्टी का ग्राफ उठ सकता है। लेकिन घाटी को लेकर बीजेपी के ये सभी वरिष्ठ नेता भी आश्वस्त नहीं है और सबको पता है कि वहां पर पार्टी का प्रदर्शन उस हद तक नहीं होगा जैसा माना जा रहा है। और इसी हिसाब से ही रणनीति बन रही है, इसी हिसाब से अब ये बातचीत चल रही है कि आखिर सरकार बनाने की स्थिति में पार्टी किस तरफ जाएगी। और जैसा अभी अशरफ ने कहा कि अगर पीडीपी की पहली पसंद कांग्रेस होती है तो उस स्थिति में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी बातचीत चल रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं प्रसून जी, उसके मुताबिक पीडीपी के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। और यही नरेंद्र मोदी जी ने जो तमाम रैलियां की, उसमें भी उनका जो अटैक था वो पूरी तरह से अब्दुल्ला परिवार को लेकर था। बाप बेटे का उन्होंने नाम लिया इस पूरे कैंपेन में, लेकिन जो बहुत ज्यादा हमला था वो उन्होंने पीडीपी पर उस तरह से नहीं किया। तो इस हिसाब से संकेत यही मिल रहे हैं कि बीजेपी हाथ मिला सकती है अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है वहां पर।
ये आप ठीक कह रहे हैं। बीजेपी का एक नज़रिया है कि सबको समेट के चलें। कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ट्वीट किए हैं वह भी जरा समझने लायक है। उनका पहला ट्वीट जो आज आया है, आज सुबह होने के साथ ही, उसमें उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज, तो उस मास लीडर को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से किसानों और गरीबों के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया। दूसरा उनका ट्वीट उसके 10 मिनट के बाद आता है। इसमें उन्होंने जापान के राजा अकितो को याद किया है, उनको बर्थडे ग्रीटिंग दी गई है। और तीसरा जो उनका तुरंत आया है उसमें उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो वाराणसी में है वहाँ पर जिस तरीके के प्रयास हो रहे हैं उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। तो प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि हर जगह हर रूप में है। धर्मवीर, इसलिए अब ये एक नया सवाल है कि बीजेपी की सरकार झारखंड में पिछले 14 बरस के दौरान सबसे ज़्यादा रही, लेकिन इस बार लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर मोदी लीड करने आ गए तो जिक्र वो यही करते रहे, हमें बहुमत दिला दीजिए, हम चीज़ बदल देंगे। सिर्फ एक शख्स जो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर है वो सीएम नहीं बन सकता है। बावजूद इसके क्या ये माना जाए कि एग्जिट पोल जो दिखला रहे हैं इस हद तक सही होंगे जहां पर बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है? देखिए प्रसून जी, यहाँ पे मोदी लहर में सवार होकर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन पिछले बार जिस तरह 2009 में आप देख रहे हैं कि एक क्षेत्रीय दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी 17 सीटें जीती और बीजेपी के पास भी 17 सीटें थी। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, लोगों को ये लोग जान रहे हैं कि 14 सालों में जो कुछ हुआ, हालांकि 9 साल तक बीजेपी का राज जरूर रहा, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी का ये तर्क था कि उसके पास जो बहुमत नहीं होने के कारण जो गठजोड़ है और जो खिचड़ी जो सरकार बनी उसके कारण विकास नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जनता ये जरूर चाहती है कि किसी की भी सरकार बने, बहुमत की सरकार बने, चूंकि बीजेपी मोदी लहर पर सवार है। और एक भी जिस तरह से बैनर पोस्टर आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को, इसलिए किसी भी क्षेत्रीय नेताओं को श्रेय नहीं जा सकता है। सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, शहरी वोट पड़ रहे हैं, गांव देहात के भी जो वोट पड़ रहे हैं वो मोदी के नाम पर ही पड़े हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को ये उम्मीद जरूर है कि इस बार झारखंड का भला होगा, झारखंड के अच्छे दिन आएंगे। रीमा, इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी पार्टी पीछे छूट चुकी है? संघ परिवार जिसका जिक्र हो रहा था और कल चुकी बैठक हुई और उसमें निकल कर आया कि कोई अब धर्मांतरण या घर वापसी पर इस तरीके से आए बाएं साएं बयान नहीं देगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही समूचे राजनीति के केंद्र में है, पार्टी की अगुवाई ही नहीं कर रहे, बल्कि एक ही शब्द है बीजेपी के पास आज की तारीख में कि मोदी, ये शब्द ले लीजिए, इसके बाद सारे मैसेज क्लियर हो जाएंगे। अगर इस स्थिति में है तो सवाल अब ये है कि जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि आज संसदीय बोर्ड की बैठक है और दिल्ली के चुनाव की तैयारी की बात हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में भी अब जो भी चुनाव होंगे उसके केंद्र में मोदी शब्द ही रहेगा, बीजेपी के पास, आरएसएस के पास? बिल्कुल, देखिए अभी तो आज के हालात जो बीजेपी के हैं वो तो मोदी मोदी ही कर रहे हैं। संसद सत्र में भी हमने पूरे सत्र के दौरान देखा कि कोई भी अगर विपक्ष का हमला होता था तो जवाब में मोदी मैजिक का ही नाम और जो नतीजे आते रहे हैं उसका ही नाम बीजेपी के तमाम नेताओं की जुबान पर रहता था। अभी भी दिल्ली मिशन की जो बात हो रही है बीजेपी में, उसमें भी बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में लोकसभा में मोदी का जादू चला वैसे ही इस बार फिर से सारी सीटें बीजेपी लेकर आ जाएगी। लेकिन इस बार अगर जो हम बहुत दिनों से नेताओं से बात कर रहे हैं तो बीजेपी में हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी बात जो कांग्रेस से लगता है बीजेपी अडॉप्ट कर रही है वो ये है कि इस बार अगर जम्मू कश्मीर और झारखंड में मोदी मैजिक नहीं चलता है तो बीजेपी के नेता अंदर खाने ये भी कहने लगे हैं कि ये तो राज्य के इश्यूज पर चुनाव हुआ है और अगर नतीजे परिणाम हमारे पक्ष में नहीं भी आते हैं तो राज्य के वो इश्यूज रहेंगे, उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। तो ये बात अब बीजेपी के नेता भी वैसे ही कहने लगे हैं जैसा। रीमा, सवाल ये है कि अगर सेंटर में बीजेपी है और मोदी ही कंसंट्रेट, उन्हीं के इर्द गिर्द सारी की सारी ध्रुवीकरण पूरी पार्टी और सरकार का हो रहा है, और जब राज्यों में भी बीजेपी की आ रही है, क्योंकि अब इन 2 राज्यों में जीत जाएगी तो 13 राज्य हो जाएंगे एनडीए के पास, सवाल ये है कि ये बीजेपी और मोदी के लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है कि सब जगह उनके समीकरण उनके अनुकूल होते चले जा रहे हैं, या ये एक डेंजरस स्थिति भी है कि अगर आपने काम नहीं किया और नई चीज़ें की तो पूरी पार्टी ढहा जाएगी, और काम किया तो फिर इस देश में सेंटर स्टेट रिलेशंस के नए परिभाषा लिखी जाएगी कि किस तरीके, क्योंकि कांग्रेस पहले ऐसे रही है और लेकिन बंटाधार देश का हुआ था कांग्रेस के दौर में। बिल्कुल।
बिल्कुल प्रसून जी, देखिए नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो राज्य और केंद्र के रिलेशंस की लगातार बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन को जिस तरह से खत्म किया गया, उसमें भी उस दौरान जो बैठक हुई तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें नरेंद्र मोदी यही बात संदेश लेकर के सामने आए थे कि जरूरत है कि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिले, मुख्यमंत्री को अधिकार मिले और केंद्र के साथ तालमेल बिठाया जाए। और यही फोकस लगातार, चाहे हमने महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी की रैलियों में, मोदी की रैलियों में देखा हो, या इस बार भी चाहे वो जम्मू कश्मीर रहा हो या फिर झारखंड रहा हो, मोदी लगातार यही बात कहते रहे हैं कि राज्य में अगर सरकार आएगी तो केंद्र के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। अपनी पार्टी की सरकार आएगी तो केंद्र के साथ जो नोक झोंक रहती है दूसरी पार्टी के साथ, वो नहीं हो पाएगी। यही फोकस लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और अब जो सबसे अहम बात है, विकास का वो जो नारा दे रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वो उस पर अब फेल साबित होते हैं तो आने वाले जो 2 चुनाव है उसमें जरूर जनता ये बता सकती है कि क्या मोदी का जादू चल रहा है या नहीं चल रहा है। जी अशरफ, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पीडीपी को जिस वक्त पीडीपी बनी, वो कहीं ना कहीं उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की दिल्ली में सरकार थी, याद कीजिए तो, और ये माना गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विकल्प के तौर पर पीडीपी को बनाया गया, खड़ा किया गया। आप कह रहे हैं कि पीडीपी और कांग्रेस, ये क्यों ना माना जाए कि पीडीपी और बीजेपी एक साथ आ सकती है, या अगर नहीं आप कह रहे हैं तो इसके क्या खतरे हैं, या पीडीपी ऐसा क्यों नहीं करेगी? प्रसून जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहे हैं। प्रसून जी, दरअसल हाँ, भले से 2002 से सक्रिय राजनीति में पीडीपी आई, लेकिन अगर हम पीडीपी का इतिहास देखें, मुफ्ती मोहम्मद सईद सबसे वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के ही थे। उनको कांग्रेस में जब जनता, अच्छा, वहाँ कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई, गायब हो गया मसला। हम जरा झारखंड के हिस्से को जोड़ लेते हैं इसमें। धर्मवीर, ये सवाल वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी बहुमत में आ रही है तो उसके मुख्यमंत्री कौन होंगे? वो मुख्यमंत्री क्या पुराने आरएसएस से जुड़े हुए शख्स होंगे, कोई नया चेहरा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति को लाया जाएगा जो कि दिल्ली के इशारों पर ही काम करे और या अपने तरीके से कुछ नई विचार सोच लेकर आए? कतार में कितने नेता हैं जो सीएम बनने के इच्छुक हैं और सीएम बन सकते हैं? लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होंगे। अर्जुन मुंडा का भी नाम है, लेकिन 3 बार से अर्जुन मुंडा यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार लेकिन लोगों को ये लगता है, लोगों को कि हो सकता है कि इस बार जिस तरह से गैर मराठी, गैर जाट बनाया गया, तो एक नया एक्सपेरिमेंट झारखंड में भी हो। तो नया इस बार झारखंड के खट्टर कौन होंगे, ये लोगों के जहन में है, और इसका जवाब अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। मैंने आपने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया। तो करीब 10 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू होगी और सरकार किसकी बनेगी। अगर एग्जिट पोल के नज़रिए से समझें तो झारखंड में पहली बार, 14 बरस हो गए राज्य बने हुए, लेकिन पहली बार सरकार बनने जा रही है बीजेपी की बहुमत के साथ। ये एग्जिट पोल का नज़रिया था, लेकिन इंतजार करना होगा वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक किस स्थिति में है। लेकिन जम्मू कश्मीर हंग असेंबली की दिशा में है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। माना एक नाम है रघुवर दास का। रघुवर दास साईं की शरण में पहुंचे हैं। ये रांची की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जितनी लंबी फेरिस्त है, इस बात का जिक्र हर कोई कर रहा है कि क्या वाकई झारखंड में अगर बहुमत के साथ आएंगे, बीजेपी आती है, तो वो कौन सा भाग्यशाली नेता होगा जो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर है अर्जुन मुंडा बने, ये संभव नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के साथ कभी नेता बाबूलाल मरांडी जुड़ा करते थे और बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपनी नई पार्टी बना दी, झारखंड विकास पार्टी। और उनकी क्या स्थिति है आने वाले वक्त में, ये धर्मवीर एक सवाल झारखंड को लेकर, कम से कम बाबूलाल मरांडी को लेकर अक्सर पूछा जाता है। हालांकि स्क्रीन पर इस वक्त हम रघुवर दास की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से वह भगवान के शरण में पहुंचे हैं। इसके मतलब जो भी निकाले जाएं, लेकिन जाहिर है वह भी चाहते हैं कि वो राज्य के सीएम बन जाएं। लेकिन बाबूलाल मरांडी का मैसेज क्या है आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर? क्योंकि बीजेपी से निकला हुआ शख्स, लोकप्रिय शख्स, लेकिन हाशिए पर चला गया, सियासत उस रूप में आगे बढ़ नहीं पाई, उनका भविष्य क्या है? धर्मवीर जी, जहां तक बाबूलाल मरांडी का जो बात है, तो इस बार जो जिस तरह देख रहे हैं झारखंड विकास मोर्चा जो उनकी पार्टी है, तो ठीक चुनाव से पहले जिस तरह भगदड़ मची, उनके करीबन 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो अभी अस्तित्व संकट जरूर है, लेकिन जो जिस तरह से लोगों से बातचीत से जो सामने आ रही है बात की बाबूलाल मरांडी की स्थिति
कम से कम इस बार 10 के करीबन सीट वो जीत सकते हैं। यानी पिछले बार 11 सीटों पर बाबूलाल मरांडी का कब्जा था झारखंड में, तो इस बार भी स्थिति वही रहेगी। लेकिन इस बार जरूर हाशिए पर है मोदी का जादू के आगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी है जिसमें बाबूलाल मरांडी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सुदेश महतो तेज निकले और रामविलास पासवान निकले, वो मोदी के शरण में चले गए। हालांकि पिछले बार 6 सीटों पर आजसू का कब्जा था, 2 सीट ही उनको ज्यादा मिले हैं इस गठबंधन में, 8 सीट पर चुनाव लड़ रही है आजसू। लेकिन वो झारखंड का रामविलास पासवान उसको कहेंगे कि वो समय के तकाजा को समझते हुए, भापते हुए उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बाबूलाल मरांडी को कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से, दोनों की ओर से ये था कि आके वो मर्ज कर जाए, पार्टी मर्ज कर जाए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। और धर्मवीर, हम लोग जिस दिन एग्जिट पोल दिखला रहे थे, धर्मवीर, एग्जिट पोल के बीच में हमारी बातचीत वहां पर हेमंत सोरेन से हुई। हेमंत सोरेन कह रहे थे कि आपका एग्जिट पोल एकदम गलत है, और हम लोग तो जीत के आ जाएंगे और आप इतने कम पार्टी भी हमें मत दीजिए कि इतनी कम सीटें हमें दे रहे हैं, हंग असेंबली हो सकती है, लेकिन हमें आप इस तरह से ना नकारिए। और इन सब का जिक्र वो करते करते कह गए कि बाप बेटे का जिक्र जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी करके गए, उसका वोटरों पर बड़ा बुरा असर पड़ा। हम ये समझना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की राजनीति हवा में है या वो जो कह रहे हैं उसके पांव हैं जो जमीन पर टिके हुए हैं? देखिए, हेमंत सोरेन गुरुजी के बेटे हैं, यानी शिबू सोरेन के बेटे हैं, जो संथाल परगना में, जिनका 1980 के बाद से संथाल परगना उनका गढ़ है। कई ऐसे सीट है जहां पर 25 से 30 साल से जेएमएम राज कर रहा है, जेएमएम के विधायक हैं। तो गुरुजी के बेटे होने की वजह से हेमंत सोरेन का अपना जाहिर तौर पर, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से पिछले 2009 में संथाल परगना के 18 सीटों में से 10 सीटें वो जीती थी, लेकिन इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, जिस तरह पिछले बार 2009 में सिर्फ 2 सीटें संथाल परगना से जीती थी, अगर इस बार बीजेपी की स्थिति अच्छी होती है, झारखंड विकास मोर्चा कद्दावर नेता है बाबूलाल मरांडी, वहां से वो भी अगर जीतते हैं, कांग्रेस के भी जो पुराने जो लीडर हैं, जो कैडर है, अगर कांग्रेस भी 1-2 सीट, जिस तरह पिछले बार भी 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, अगर वो निकाल लेती है और इस तरह से अगर जेएमएम को नुकसान यहाँ पर होता है, तो जो राजनीतिक जो संकट है, जो राजनीतिक भविष्य है, वो दांव पर होगा जेएमएम का। प्रसून जी, कितना महत्वपूर्ण है रीमा ये चुनाव 2 राज्यों का, और इसके बाद चूंकि दिल्ली की हाट होगी, तो इस चुनाव में जीत हार प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रभावित करेगी या बीजेपी को भी प्रभावित करेगी, या फिर बीजेपी के भीतर से कुछ नए तरीके की स्थितियां सामने आएंगी निकलकर? क्या लग रहा है, किस रूप में प्रभावित दिल्ली होगी? देखिए, दिल्ली इस रूप में प्रभावित होगी कि इस वक्त जो पार्टी का मोराल एकदम हाई पिच पर है, हम कहेंगे झारखंड के नतीजे और जम्मू कश्मीर के नतीजे का उस पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अभी तो ये मानकर बैठी है आंख मूंद करके कि जहां तक मोदी पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। और यही अनुमान अभी भी पार्टी लगा रही है कि इन दोनों राज्यों में भी मोदी का जादू चलेगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर नतीजे उस तरह से नहीं आते हैं जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से पार्टी का अनुमान है, तो इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और फिर जब बिहार को लेकर, जो कि जनता परिवार पूरा एकजुट है और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मोदी से डरकर अब सब कुछ हो रहा है देश में, क्योंकि मोदी सबको आगे लेकर चल रहे हैं, डराकर चल रहे हैं बाकी पार्टियों को, तो इस पर भी असर पार्टी का, जो हम मोराल की बात कर रहे हैं, उस पर पड़ेगा। चलिए हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और माना यह जा रहा है कि ईवीएम का चक्कर है, तो 1 घंटे के भीतर तमाम चीजें धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। तमाम राजनीतिक दलों